अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो अब जो है ना हम चैप्टर नंबर 21 को स्टडी करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 21 जो है ना न्यूक्लियर फिजिक्स के नाम से है। तो ये चैप्टर जो है इसमें से एग्जामिनर ने 5 क्वेश्चन ऑलमोस्ट लाजमी पिक करने हैं। तो ये जो है ना ये चैप्टर आप लोगों ने बहुत बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। इसमें ये पूरी न्यूक्लियर फिजिक्स का ना एक तरह से निचोड़ है इसके अंदर। तो ये प्लीज आप लोगों ने बच्चों, मैं आपको कह रही हूँ दोबारा से कि बहुत अच्छे तरीके से, और कभी भी आप लोग थ्योरी पढ़ के पेपर को पास नहीं कर सकते। आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था कि आप लोगों ने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस लाजमी करनी है। तो जितने चैप्टर्स रह गए हैं इंशाल्लाह आज मैं उनके आपको एमसीक्यूज भी सेंड कर दूंगी। तो आप लोग प्लीज एमसीक्यूज की प्रैक्टिस साथ साथ करते रहिएगा। एक बुक से कर लें, दो बुक से कर लें, लेकिन एमसीक्यूज की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो न्यूक्लियर फिजिक्स है, जैसे कि हमारे पास न्यूक्लियस के ऊपर ही स्टडी करनी है। तो न्यूक्लियस हम देखा जाए तो कितनी छोटे हैं। उसको हम आम आम आंख से तो क्या देख सकते, एटम को भी हम नहीं देख सकते। तो एटम के अंदर 10 पावर -14 to 15 साइज का न्यूक्लियस है। तो उस न्यूक्लियस के ऊपर भी जो है ना वो इतनी वास्ट फिजिक्स बनाई गई है। तो न्यूक्लियस जो है सबसे पहले तो हम स्टार्ट लेते हैं यहाँ से कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद क्या होता है। एटॉमिक न्यूक्लियस को सबसे पहले डिस्कवर्ड किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। तो ये भी एटॉमिक इन द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, और उसने ऐसे यूज किया था। ये आप लोगों को एक्सपेरिमेंट पहले पढ़ा होगा आप लोगों ने। और उसके बाद ये लिखा हुआ है यहाँ पर। अच्छा, ये ना जो ईयर्स है ना, जो बुक फिजिक्स की टेक्स्ट बुक के अंदर दिए हुए हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, तो ये भी आप लोगों ने छोड़ने नहीं है। ठीक है। इस मॉडल ऑफ एन एटम कंसीडर स्मॉल। अच्छा, ये 1920 के अंदर क्या डिस्कवर हुआ था? पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस विद नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स के अंदर, इलेक्ट्रॉन्स जो है ऑर्बिटिंग इन 1920 एंड अदर न्यूक्लियस के अंदर जो है ना वो एक और पार्टिकल मौजूद है। और उसकी सजेशन किसने दी थी? वो भी रदरफोर्ड ने दी थी 1920 के अंदर। और उसको डिस्कवर जेम्स चैडविक ने किया था 1932 के अंदर। ठीक हो गया। उसके बाद एटॉमिक न्यूक्लियस है। एटॉमिक न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से एटम्स, कौन कौन से पार्टिकल्स मौजूद हैं? उसके अंदर एक पॉजिटिव न्यूक्लियस है, बाहर इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स के साथ उसके प्रोटॉन के अलावा उसके अंदर न्यूट्रॉन भी मौजूद है। प्रोटॉन का मास कितना है, न्यूट्रॉन का मास कितना है, उसके ऊपर चार्ज कितना है। और उसके लिए हम एक और यूनिट इस्तेमाल करते हैं इंस्टेड ऑफ किलोग्राम। तो बड़ा यूनिट है ना, तो किलोग्राम की बजाय हम एटॉमिक मास के लिए एक स्पेशल यूनिट यूज करते हैं, इसको एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। और 1 यू किसके बराबर होता है? 1.67 एक्सपेंशन -27 किलोग्राम। तो ये जो यूनिट है, ये 1 यू मतलब एक प्रोटॉन का जो मास है वो इसके बराबर है। तो ये भी आप लोगों ने तैयार करना है। ठीक है। और ये उसकी उसी हिसाब से न्यूट्रॉन का मास, प्रोटॉन का मास, और ये तीनों चीजें दी हुई, ये भी आप लोगों ने तैयार कर लेनी है। सबके ऊपर चार्जेस कितने हैं? n इज इक्वल टू a माइनस जी, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद ये सारी थ्योरी लिखी हुई है। इसके अंदर डिफरेंट एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के तादाद को निकालना बताया हुआ है। और इसके अलावा यहाँ पर क्या बताया? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और प्रोट्रिटियम, तीनों जो है ना वो हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई हैं। लेकिन इनके अंदर फर्क क्या है? ये आइसोटोप्स हैं एक दूसरे के। आइसोटोप्स क्या होते हैं ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। डिफरेंट है, जैसे हाइड्रोजन के आइसोटोप्स कितने हैं? 3 है। हीलियम के कितने हैं? तो इन सब के आइसोटोप्स की तादाद भी आप लोगों को पता होना चाहिए, और इनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी पता होना चाहिए। मास स्पेक्ट्रोग्राफी क्या होती है? आइसोटोप्स को जो सेपरेट आउट करने के लिए तकनीक यूज की जाती है उसको मास स्पेक्ट्रोग्राफी कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है ना सम एटॉमिक मैसेज दिए हुए हैं। इलेक्ट्रॉन का दिया हुआ है, न्यूट्रॉन का दिया हुआ है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3, हीलियम 3, हीलियम 4, ये सब के मैसेज जहाँ पर दिए हुए हैं। तो सबको तैयार करने की जरूरत नहीं है। आप लोग हाइड्रोजन का कर लें, न्यूट्रॉन का कर लें, इलेक्ट्रॉन का कर लें, हीलियम का कर लें, लिथियम का करने की जरूरत नहीं है, और ऑक्सीजन का कर लें। लास्ट वाला भी हो गया और पहले वाला भी हो गया। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो है ना ये चार्ज टू मास रेशियो भी फाइंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मास की यहाँ पर जो फार्मूला लिखा हुआ है, और ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? स्क्वायर ऑफ दी मैग्नेटिक फील्ड जो कि हम अप्लाई कर रहे हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है। द मोस्ट अबंडेंट। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर ना अबंडेंस भी लिखी हुई है। जिसकी अबंडेंस लिखी हो, कौन सा आइसोटोप मोर अबंडेंटली पाया जा रहा है, तो वो भी आप लोगों ने तैयार कर लेना है। नेक्स्ट इज द मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। मास डिफेक्ट क्या होता है? इसकी वैल्यू भी आप लोग, सॉरी, इसका भी जो है ना वो डेफिनेशन पता होनी चाहिए। और ये भी पता होना चाहिए कि न्यूक्लियस का कंबाइंड मास जो है, वो जो एक्स्ट्रा मास डिफेक्ट के इक्विवेलेंट मास वो है, वो कहाँ पे यूज होता है? न्यूक्लियस को बनाने में यूज होता है। जब न्यूक्लियस को हम तोड़ते हैं तो उसको तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत होती है वो किसके बराबर होती है? मास डिफेक्ट मल्टीप्लाई बाय ई। तो बाइंडिंग एनर्जी के बराबर होती है। बाइंडिंग एनर्जी और मास डिफेक्ट का फर्क आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है। और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किसकी ज्यादा होती है? सबसे ज्यादा जो है ना स्टेबल न्यूक्लियाई कौन सा है? तो ये 2017 में आई थिंक सो पेपर में, किसी एक पेपर में क्वेश्चन मैंने पढ़ा है। शायद मैंने जब पढ़ा था तब पास पेपर में। अच्छा, यहाँ पर इस चैप्टर के न्यूमेरिकल भी जो है ना वो आप लोगों ने नहीं छोड़ने। जैसे कि मास ऑफ प्रोटॉन, फाइंड द मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द ड्यूट्रियन न्यूक्लियस। तो ये मेथड यहाँ पर दिया हुआ है, m = mp m। तो ये न्यूमेरिकल भी आप लोगों ने कर लेने हैं।
यहाँ पर बताया हुआ है कि जो मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई है वो शायद आगे वाले ग्राफ में, हाँ जी, यहाँ पर तो सबसे ज्यादा ग्राफ की वैल्यू किसकी है, आयरन की है। तो मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई यहाँ पर कौन सा है, आयरन है। और 1 U किसके बराबर होता है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। और यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम जिस चीज की भी लिखी हुई है आप लोगों ने छोड़नी नहीं है, इसको फिंगर टिप्स पे आप लोगों ने तैयार करना है। अच्छा, उसके बाद जो है ना ये हमारे पास आ जाता है, देखें, और जो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर रीच कर रही है, 58 के ऊपर। तो ये वैल्यू भी आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए, कितने टाइप्स की रेडिएशन एमिट होती है, किसने डिस्कवर की थी, सबसे पहले हेनरी बेक्यूल ने की थी 1896 के अंदर। और आफ्टर बैक्यूल डिस्कवरी मैरी क्यूरी एंड पेरी क्यूरी, ये दो लोग थे, हस्बैंड वाइफ थे ये। और इन दोनों ने जो है ना एक टाइम के ऊपर किसकी रेडियो एक्टिव स्टडी की थी, पोलिनियम एंड रेडियम, पोलोनियम एंड रेडियम, इन दोनों मटेरियल का नाम भी आपको पता होना चाहिए। और इसने जो पहले जो है ना रेडियो एक्टिव, इसने किसकी, इसने जनरल आइडिया दिया था कि Z इज इक्वल टू 92 से जो है ना वो यूरेनियम है। तो वो यूरेनियम की हेनरी बेक्यूल ने की थी, ठीक है। और उसके बाद जो है ना मैरी क्यूरी एंड पेरी क्यूरी ने किसकी थी, पोलिनियम एंड रेडियम की। तो ये दोनों वैल्यूज आप लोगों को, दोनों के नेम आप लोगों को पता होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद है तीनों तरह की जो है ना प्रॉपर्टीज इनकी पता होना चाहिए कि अल्फा पार्टिकल हीलियम के न्यूक्लियाई है, इसके ऊपर चार्ज कितना होता है, बीटा पार्टिकल के ऊपर कितना चार्ज होता है। और हम आगे जाके वैसे पढ़ेंगे बीटा पार्टिकल दो तरह के होते हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने इसी को यहाँ तक रिस्ट्रिक्ट रहना है कि बीटा पार्टिकल जो है ना वो सिंगल, उसके ऊपर ये न्यू इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और अच्छा, इसको यू की फॉर्म में भी मैथ्स पता होना चाहिए, वैसे भी मैथ्स पता होना चाहिए। और ये इसको कितनी इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होती है, हर चीज आप लोगों ने इसके बारे में तैयार करनी है, ठीक है। न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन क्या होती है, जब एक न्यूक्लियस टूट जाता है और टूटने के नतीजे में दो इक्वल या उसमें से कोई एक अल्फा पार्टिकल निकल जाता है या बीटा पार्टिकल निकल जाता है, तो न्यूक्लियस जो है ना वो ट्रांसम्यूट हो जाता है या ट्रांसफर हो जाता है एक न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस में। डेफिनेटली जब एक हमारे पास, हमें पता है ना कि हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है वो फिक्स होता है। जब उसमें से दो प्रोटॉन निकल रहे हैं तो पीछे एटॉमिक नंबर तो चेंज हो गया। जब एटॉमिक नंबर चेंज हो जाता है तो वो एटम भी चेंज हो जाता है। जैसे यूरेनियम किसमें कन्वर्ट हो रहा है, थोरियम बाय एमिशन ऑफ एन अल्फा पार्टिकल, ठीक है। तो ये आप लोगों ने ना वैसे पेपर में एज इट इज, तो ये क्योंकि हर जब भी कोई भी रेडियो एक्टिव मटेरियल डिके करता है ना तो डिफरेंट तरह की पॉसिबिलिटीज होती हैं, ठीक है। तो लेकिन ये आप लोगों ने चंद एक याद कर लेने हैं, जैसे रेडियम कन्वर्ट किसमें हो जाता है, रेडोन के अंदर, रेडोन के अंदर हो जाता है। अच्छा, ये एग्जांपल एक दी हुई है, और एमिशन किसकी होती है, अल्फा पार्टिकल की। तो अल्फा पार्टिकल जब एमिट होता है तो हमारे पास न्यूक्लियस के जो उसके कितना माइनस होता है, ए में से माइनस होता है 4 एटॉमिक मास, और एटॉमिक नंबर 2 माइनस हो जाता है, ठीक है। तो ये इक्वेशन भी आप लोगों ने तैयार कर लेनी है, इस तरह से आप बाकी सारी जो है ना वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से बीटा पार्टिकल जब एमिट होता है तो नेगेटिव निकल है, तो नेगेटिव तो पीछे क्या बचता है, पॉजिटिव। जब ये बीटा पार्टिकल टूटता है तो एक प्रोटॉन का इजाफा हो जाता है। जब प्रोटॉन का इजाफा हो जाता है तो एटॉमिक पीरियोडिक टेबल के अंदर एक प्लेस आगे चला जाता है, ठीक है। तो नेगेटिव बीटा इलेक्ट्रॉन इज एन इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर तो मौजूद नहीं है, लेकिन निकल क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन। तो लेकिन होता क्या है, द मिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस कैन बी थॉट ऑफ एज अ न्यूट्रॉन एमिटिंग। तो एक्चुअल में न्यूट्रॉन एमिट होते हैं, वो न्यूट्रॉन जाकर टूटता है एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के पेयर में। तो ये यहाँ पर एक्सटेंशन फॉर्म ऑफ बीटा पार्टिकल की जो है ना बीटा एमिशन की लिखी हुई है कि एक्चुअल में जो है तो ये न्यूक्लियर प्रोसेस, न्यूक्लियर प्रोसेस तो है, लेकिन देखिए ना यहाँ पर निकल इलेक्ट्रॉन रहा है। तो यहाँ पर उसकी एक्सप्लेनेशन भी बताई हुई है। तो ये देखें कि ये किसमें थोरियम किसमें कन्वर्ट हो रहा है, प्रोटेक्टेनियम के अंदर। तो ये भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब गामा रेडिएशन होती है तो जब अल्फा और बीटा पार्टिकल निकल जाते हैं तो उसके इसके ऊपर जो है ना वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, उसको डी एक्साइट करने के लिए गामा रेडिएशन एमिट होती है। तो ये भी आप लोगों ने तैयार अच्छे तरीके से करना है कि हमारे पास जब एक गामा रेडिएशन एमिट हो जाती है तो एटम के ऊपर कोई भी चेंज नहीं आता। हाफ लाइफ क्या होती है, हाफ लाइफ जितने एलिमेंट्स की यहाँ पर दी हुई है वो आप लोगों ने तैयार कर लेनी है, याद कर लेनी है अच्छे तरीके से। और हाफ लाइफ की डेफिनेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए। उसके बाद ये फार्मूला है, लैम्डा इज इक्वल टू डेल्टा एन ओवर एन डेल्टा टी। जितने भी फार्मूलाज यहाँ पर दिए हुए हैं, एक और फार्मूला यहाँ पर लेफ्ट, 1/2 एन नॉट ओवर 2। तो इसको जनरलाइज करके यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर हमारे पास एन हाफ लाइफ के बाद कितना होगा, 1/2 की पावर एन एन नॉट। तो ये लास्ट पेपर के अंदर हम लोगों ने
इसको स्टडी भी किया था और इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया था। और ये यूरेनियम की लिखी हुई है, एग्जांपल दी हुई है और इसकी हाफ लाइफ भी लिखी हुई है। हाफ लाइफ ऑलमोस्ट आप लोगों ने सबकी तैयार करनी है और टी की पावर 1/2 0.693 ओवर लैम्डा के बराबर होता है। और ये भी आप लोगों ने ये फार्मूला और एक नीचे यहाँ पर दिया हुआ है, ये अच्छे तरीके से तैयार करना है। अच्छा जी, उसके बाद है इंटरवल इन डेज क्वांटिटी ऑफ आयोडीन। तो ये आयोडीन का बताया हुआ है, तो आयोडीन का फ्लो चार्ट आप लोगों ने तो याद कर लेना है ताकि आप लोगों को इसके जो है ना वो आइडिया हो सके किस तरह से हाफ लाइफ कैलकुलेट की जाती है। इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, तो इंटरेक्शन किस तरह से ये होती है, इंटरेक्शन होती क्या है, मतलब जब अल्फा बीटा पार्टिकल्स और गामा पार्टिकल जब जाते हैं ट्रैवल करते हैं, तो अगर अगर हम किसी मैटर में से ये पास करना शुरू कर दें या किसी मैटर कोई मैटर इनके सामने आ जाता है, कोई भी तो मटेरियल आ जाता है, तो उसके ऊपर इसके जो है ना इफेक्ट्स क्या होते हैं। तो ये यहाँ पर बहुत सारी चीजें जो है ना वो लिखी हुई हैं। जैसे अल्फा पार्टिकल इज अबाउट 700 टाइम्स मोर मैसिव देन एन इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा मैसिव होती है, तो इसकी डिफ्रैक्शन जो है ना वो इजी नहीं है। स्ट्रेट पाथ प्रोवाइडेड डज नॉट अप्रोच टू क्लोजली टू द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, अल्फा पार्टिकल कंटिन्यूज प्रोड्यूसिंग। अच्छा, और इसकी आयोनाइजिंग एबिलिटी, आयोनाइजिंग एबिलिटी क्या है, डेफिनेटली इसके ऊपर दो इलेक्ट्रॉन है, दो प्रोटॉन है, तो उसको दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, तो हमारे पास इसकी आयोनाइजिंग एबिलिटी ज्यादा होती है। इसकी एनर्जी और किस तरह से ये एनर्जी को लॉस करता है, ये सारी चीजें आप लोगों ने तैयार करनी है। उस तरह से बीटा पार्टिकल है, बीटा पार्टिकल ये भी पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। वैसे लेक्चरशिप के पास पेपर में शायद इस तरह क्वेश्चन नहीं आया हो, लेकिन बहुत सारे जो दूसरे पेपर्स होते हैं जैसे एमडी कैट है या वैसे बोर्ड के पेपर्स हैं, तो उनमें से इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है। अच्छा, बीटा पार्टिकल है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, कितनी उसकी जो है ना आयनाइजेशन एबिलिटी है, कितनी पेनिट्रेशन एबिलिटी है, कौन ज्यादा पेनिट्रेट करता है, कौन ज्यादा पेनिट्रेट नहीं करता। ठीक है, तो ये भी सारी चीजें। गैमा रेडिएशन, अब गैमा रेडिएशन की आयनाइजेशन तो नहीं है, लेकिन ये और बहुत सारे प्रोसेसेस करती है। जैसे कि अगर इसकी एनर्जी लो है, तो ये जो है ना ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसकी एनर्जी एट लो एनर्जीज द डोमिनेंट प्रोसेस दैट रिमूव्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए बीम इज द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है जब एनर्जी लो होती है। और एक चीज मैं पीछे बताना भूल गई, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो रेसिप्रोकल है वो एक्सरेज की प्रोडक्शन है। तो ये यहाँ से मैं बता रही हूँ कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सरेज का रेसिप्रोकल है और एक्सरेज जो है ना जो वो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का रेसिप्रोकल है। और इंटरमीडिएट एनर्जी होती है तो क्या करता है, तो क्वांटम इफेक्ट होता है। और बहुत ज्यादा हाई एनर्जी होती है तो मतलब पेयर प्रोडक्शन होगी, तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसको चाहिए, पेयर प्रोडक्शन को, और सबसे कम एनर्जी किसको चाहिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। तो ये भी पेपर में 2011 के पेपर में शायद ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये दूसरा है गैमा रेज जो है ना किसका इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। आई इज इक्वल टू आई नॉट ई की पावर, ये इंटेंसिटी है, इसकी इंटेंसिटी का फॉर्मूला बताया गया है। फ्लोरेसेंस क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टी किसकी प्रॉपर्टी है, और कोलिजन की वजह से होती है। और उसके बाद है न्यूट्रॉन के बारे में बताया हुआ है कि न्यूट्रॉन बीइंग न्यूट्रल पार्टिकल आर एक्सट्रीमली पेनिट्रेटिंग पार्टिकल्स ऑफ न्यूट्रॉन। देखे ना, अब ये आयनाइजेशन तो इसने करनी नहीं है ना, इसने अपनी एनर्जी लॉस करनी, तो ये क्या करेगा, बहुत दूर तक जो है ना मटेरियल में से पास कर जाएगा। तो ये टॉपिक इंट्रैक्शन मटेरियल, इंट्रैक्शन ऑफ मटेरियल रेडिएशन पार्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आगे जो है ना ओवरव्यू दिया हुआ है। स्पीड इसकी 10 पावर 7 होती है, बीटा पार्टिकल की 10 पावर 8 होती है और गैमा रेडिएशन की 3 एक्सपोनेंशियल 8 होती है। तो मोस्ट एनर्जेटिक रेज होती हैं वो गैमा रेज होती हैं। इनकी नेचर किस तरह की है, टिपिकल सोर्स इनका क्या है, आयनाइजेशन कितनी है, तो ये कंपाइल करके इसके अंदर कंपाइल करके लिखा हुआ है। तो ये टेबल भी आप लोगों ने अच्छी तरीके से तैयार करना है। रेडिएशन डिटेक्टर क्या होते हैं, 3 तरह के रेडिएशन डिटेक्टर हैं। विल्सन क्लाउड है, अच्छा ये किस प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है, इसके अंदर कौन कौन से मटेरियल यूज होते हैं, और ये इसके अंदर जो है ना जो इसका प्रिंसिपल है उसको भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करना है। इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गैमा पार्टिकल का ट्रैक, ट्रैक की जो है ना वो आप लोगों को पता होना चाहिए कि अल्फा पार्टिकल का स्ट्रेट लाइन में होता है, बीटा पार्टिकल का रैंडम होता है, और गैमा रेडिएशन का किस तरह का ट्रैक होता है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को तैयार करनी है। ठीक है, हाई पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ऑर्डर ऑफ 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बिटवीन द टॉप एंड बॉटम ऑफ द चैम्बर प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कितना वोल्टेज यूज करना है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। बिगर जीएम काउंटर है, जीएम काउंटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किस तरह से होता है, इसके अंदर कौन कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, कितनी वैल्यूज, ये सारी चीजें आप लोगों ने तैयार करनी है। और उसके बाद सॉलिड स्टेट डिटेक्टर है, ये सेमीकंडक्टर मटेरियल के ऊपर बेस करता है, ये रिवर्स बाइस कंडीशन के अंदर बेस करता है। तो ये भी पेपर के अंदर इनमें से भी एक क्वेश्चन जो है ना डिटेक्टर्स में से भी पूछा जाता है, इसको भी तैयार करना है। न्यूक्लियर रिएक्शंस किस तरह से होते हैं, तो इसको जस्ट आप लोगों ने रीड करना है, इसको बहुत ज्यादा गहराई के अंदर नहीं जाना। ठीक है, जस्ट ये रीड आउट करना है, लेकिन इसके अंदर ये देखना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, चार्ज और जो है ना मोमेंट, सारी लॉज जो है ना वो कंजर्व होने लाजमी है। न्यूक्लियर फिशन क्या होती है, फिशन कौन सा प्रोसेस है, जब हैवी न्यूक्लियस टूटते हैं
तो फिशन जो है ना वो डिफरेंट मटेरियल की डिफरेंट फॉर्म में होती है, ठीक है। हाँ जी, तो न्यूक्लियर फिशन होती क्या है और इसके अंदर एनर्जी कितनी रिलीज होती है, और ये लिखी हुई है एनर्जी यूरेनियम के लिए, ठीक है। और इसके अंदर न्यूट्रॉन होते हैं, वो फास्ट स्पीड होते हैं, स्लो स्पीड होते हैं। और एक कितने इसकी वजह से जो है ना वो मतलब एक इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन जो है हम बम्बार्ड करते हैं, किस तरह से वो उसको दो पेयर्स में चेंज करता है इक्वल मैस के। तो और ये भी आप लोगों को तैयार करना है। और एक चीज यहाँ पर और मैं पीछे छोड़ गई हूँ, यहाँ पर ना डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस के न्यूट्रॉन के बारे में लिखा हुआ है। तो पैराफिन कौन कौन से मटेरियल्स हमने यूज किए थे उसको स्लो डाउन करने के लिए, बेरिलियम में से निकला था, पोलोनियम सोर्स में से अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड किया था बेरिलियम टारगेट के ऊपर, और उसके ऊपर पैराफिन पे किया था। तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस हुए थे, बेरिलियम और प्रोटॉन, और ये किस तरह से पैदा हुए थे ये भी हम लोगों ने तैयार करना है। और फिशन के बारे में भी हर चीज आप लोगों ने तैयार करनी है, ज्यादातर इसकी एनर्जी के बारे में पूछा जाता है, और पर न्यूक्लियन एनर्जी कितनी होती है, ठीक है। और इसके अंदर कितने न्यूट्रॉन एमिट होते हैं, और एनर्जी किस फॉर्म में एमिट होती है, हीट की फॉर्म में। फिशन चेन रिएक्शन क्या होता है, इसको हम कंट्रोल कैसे करते हैं, कंट्रोल करने के लिए कौन से मटेरियल यूज करते हैं, फिशन रिएक्टर को किस तरह से जो है ना वो फिशन अच्छा इसके अंदर जो यूरेनियम होता है वो मैस उसका क्या कहलाता है, क्रिटिकल मैस कहलाता है। और न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कैडमियम टारगेट यूज करते हैं, ताकि उसके ऊपर उसको न्यूक्लियर की स्पीड को न्यूक्लियस की मॉडरेट कर सकें। यूरेनियम 235 की जो है ना वो फिशन किस न्यूट्रॉन से होती है, और यूरेनियम 238 की किससे होती है, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर किसकी फॉर्म में बना होता है, इसके अंदर कौन कौन से मटेरियल यूज करते हैं, इसके अंदर हॉट वाटर जो है ना स्टीम है वो वाटर को जो एनर्जी पैदा होती है वो हाई प्रेशराइज्ड हम वाटर यूज करते हैं। मॉडरेटर किस लिए कौन से होते हैं, मॉडरेटर का भी आप लोगों को पता होना चाहिए। हैवी वाटर यूज करते हैं, इसका टेम्परेचर की रेंज क्या होती है, और कहाँ पर जो है ना वो पावर प्लांट पाकिस्तान के अंदर लगाया गया है, ये भी आप लोगों ने तैयार कर लेना है, ठीक है। फॉर द टाइप्स ऑफ रिएक्टर, थर्मल रिएक्टर एंड फास्ट रिएक्टर। थर्मल रिएक्टर जिसके अंदर स्लो और उसके अंदर एक्टिव मटेरियल कौन सा यूज होता है, मतलब जो मैथ्स है वो कौन सा यूज होता है, यूरेनियम 238 और 239 कब कब यूज होते हैं ये भी आप लोगों ने तैयार कर लेना है। फ्यूजन क्या होती है, रेसिप्रोकल प्रोसेस होता है। इसकी एनर्जी आप लोगों को पता होनी चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन के अंदर कितनी, और सन के ऊपर कौन सा प्रोसेस होता है, ये फ्यूजन का होता है। और इसके अंदर कौन किसकी कंसंट्रेशन कितनी है, और कितनी एनर्जी सन के ऊपर 1 मिनट के अंदर या 1 सेकंड के अंदर पैदा हो रही है, ठीक है। और इसका रिएक्टर पॉसिबल क्यों नहीं है, ठीक है। ये न्यूक्लियर रिएक्शन ऑन सन भी बताया हुआ है, ठीक है। और एनर्जी ये देखें, 1 इलेक्ट्रॉन मैगवल ड्यूरिंग ए फिशन रिएक्शन, तो ये दोनों का कंपैरिजन भी बताया हुआ है। और ज्यादा एनर्जी किस में एमिट होती है, फ्यूजन में एमिट होती है। रेडिएशन एक्सपोजर, मतलब रेडिएशन एक्सपोजर, रेडिएशन की यहाँ पर जो है ना वो यूजेस हैं, कहाँ कहाँ पर रेडिएशन का कौन कौन से अल्फा आइसोटॉप्स जो है ना डिफरेंट मटेरियल्स के यूज हो रहे हैं, तो ये सारे बताए हुए हैं, ये भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद बायोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं कि बायोलॉजिकल फील्ड के अंदर जो है ना रेडिएशन कहाँ पे यूज हो रही है, ये भी आप लोगों ने सारी तैयार कर लेनी है, ठीक है। देखो कुछ यूनिट्स हैं, तो ये यूनिट्स की वैल्यू भी आप लोगों ने तैयार करनी है कि 1 SV इज इक्वल टू 1 KRB, तो डिफरेंट यूनिट्स की वैल्यू है, ये भी तैयार लाजमी करनी है, छोड़ना कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में से। उसके बाद है बायोलॉजिकल एंड मेडिकल यूजेस ऑफ रेडिएशन। कहाँ कहाँ पर रेडिएशन, हालांकि रेडिएशन के नुकसानात भी हैं, लेकिन इनको लिमिटेड जो है ना अमाउंट में यूज करके हम इनको इसके फायदा हासिल कर सकते हैं। तो ये इसके यूजेस हैं वो आप लोगों ने तैयार कर लेने हैं। ट्रेसर टेक्निक्स हैं, ठीक है। और मेडिकल डायग्नोसिस एंड थेरेपी के अंदर ये इस्तेमाल होते हैं, और किस तरह से मेडिसिन इनसे बनाई जाती है, कौन कौन से आइसोटॉप्स जो है ना वो मेडिसिन बनाने में यूज होते हैं, ये भी आप लोगों ने तैयार करनी है। रेडियोग्राफी क्या होती है, द gamma rays radiographs are used in medical diagnosis such as an internal imaging of the brain to determine the precisely the size and location of the tumor। तो ट्यूमर के लिए क्या यूज किया था, रेडियोग्राफी, तो ये भी पेपर के अंदर आ सकता है, ठीक है। उसके बाद है जी बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर, कौन कौन सी फोर्सेस हैं, ग्रेविटेशनल, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक, वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये फोर्सेस कहाँ कहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं, इनका ओरिजिन क्या है, इनकी रेंजेस क्या है, और ये सारी चीजें आप लोगों ने तैयार करनी है। आगे है क्वार्क्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर, तो कौन कौन से हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। तो ये भी पेपर के अंदर क्वेश्चन आया हुआ था, 2011 में शायद आया या 2020 में आया हुआ है, लेकिन ये आया हुआ है। सेमी एटॉमिक सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, फोटॉन्स, लेप्टॉन्स एंड हेड्रॉन्स। हेड्रॉन्स क्या होते हैं, कितने, हेड्रॉन्स आर पार्टिकल दैट एक्सपीरियंसेस द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब ये जो पार्टिकल फिजिक्स है ना वो सारी इसके अंदर ये कवर हो रही है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। तो ये जो टॉपिक है ना इसमें से भी 2 से 3 क्वेश्चन लाजमी आ जाते हैं,
क्वार्क्स कौन कौन सी होती है और उनके ऊपर चार्ज क्या होता है? ये क्वार्क्स के अब क्वार्क होती है इसके ऊपर ये मिस प्रिंट है, आई थिंक सो +2/3 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है। ठीक है, तो ये अप डाउन स्ट्रेंज चार्म टॉप बॉटम, तो अप डाउन अप स्ट्रेंज टॉप ये सारी पॉजिटिव है, और ये जो डाउन चार्म और बॉटम जो है ना ये इनके एंटी क्वार्क्स है। ठीक है, और ये सॉरी इनके मतलब नेगेटिव जो है, और इसके बाद यहाँ पर इनके एंटी क्वार्क्स, क्वार्क का एंटी क्वार्क यू बार, तो चेंज इनके हो जाएंगे अप डाउन स्ट्रेंज चार्म टॉप बॉटम। लेप्टॉन्स क्या होते हैं, क्वार्क्स क्या होते हैं। ठीक है, और उसके बाद है न्यूट्रॉन कितनी क्वार्क से मिलकर बनता है, 3 क्वार्क से, एक अप और 2 डाउन, और ये बताया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वार्क थ्योरी इनिशिएटेड बाय एम जेलमान एंड जेसविक, द क्वार्क्स आर proposed as the basic building blocks of the meson and baryon. The pair of quarks and antiquarks make a meson and 3 quarks make a baryon. It is proposed that there are 6 quarks. ये सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। ये टॉपिक आप लोगों ने बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से तैयार करना है। ठीक है, इसके भी शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोगों ने तैयार करने हैं और न्यूमेरिकल भी तैयार करने हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।